नमस्कार, मैं हूँ शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल पॉइंट में। आज हम बात करेंगे मोटर एक्सीडेंट क्लेम से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट्स पर। ये दोनों ही फैसले 4 सितंबर 2025 को सुनाए गए। इन केसों से हमें मुआवजे के कानून से रिलेटेड कई अहम बातें सीखने को मिलेंगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले केस से। पहला केस हसीना एवं अन्य बनाम एड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। केस संख्या सिविल अपील संख्या 6621 वर्ष 2025। फैसले की तारीख 4 सितंबर 2025। जज माननीय जस्टिस के विनोद चंद्रन एवं माननीय जस्टिस एन.वी. अंजारिया। यह मामला एक एक्साइज गार्ड की मृत्यु से जुड़ा है। 29 अप्रैल 2006 को उनका एक मोटर वाहन एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में उन्हें पैर और उंगली में फ्रैक्चर जैसी चोटें आईं जो बहुत गंभीर नहीं थीं। उन्हें कुछ दिन अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। एक्सीडेंट के लगभग 5 महीने बाद 21 सितंबर 2006 को उनके पैर में एक ऐसा अल्सर हो गया था जो ठीक नहीं हो रहा था। इसके लिए उनकी एक सर्जरी हुई, लेकिन सर्जरी के बाद अचानक उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई। उनके परिवार ने यह दावा किया कि मृत्यु का सीधा संबंध एक्सीडेंट में लगी चोटों से है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने परिवार की बात मानकर मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इस मामले को हाई कोर्ट ले गई, जहां फैसला पलट दिया गया। इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। केस में शामिल कानूनी बिंदु। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे मुख्य सवाल यह था कि क्या एक्सीडेंट और 5 महीने बाद हुई मृत्यु के बीच कोई सीधा संबंध या नेक्सस था। सबूतों का विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मृतक को पहले से ही डायबिटीज, हल्का ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी स्वास्थ्य समस्याएं थीं। इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की। मृत्यु का कारण। डॉक्टर के अनुसार ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। मृत्यु का कारण भी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक ही बताया गया था। पोस्टमार्टम की कमी। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि मृतक का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, जिससे मृत्यु का सटीक कारण पता चल सकता था। कारण का सीधा संबंध। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता कि मृत्यु एक्सीडेंट के कुछ महीने बाद हुई। यह साबित करना आवश्यक है कि मृत्यु का सीधा और एकमात्र कारण एक्सीडेंट में लगी चोटें ही थीं। इस मामले में मृतक की पहले की बीमारियां और सर्जरी के बाद के प्रभाव भी मृत्यु का कारण हो सकते थे। दोस्तों, यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कानूनी जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके लाइक और कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि मृत्यु का सीधा संबंध एक्सीडेंट से था। इसलिए परिवार की अपील को खारिज कर दिया गया और उन्हें मृत्यु के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला। दूसरा केस अनूप माहेश्वरी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब आते हैं हमारे दूसरे केस पर, जो मुआवजे की रकम की गणना से संबंधित है और यह भी उतना ही दिलचस्प है। केस का नाम अनूप माहेश्वरी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य। केस संख्या सिविल अपील संख्या 12099 वर्ष 2024। फैसले की तारीख 4 सितंबर 2025। जज माननीय जस्टिस के विनोद चंद्रन एवं माननीय जस्टिस एन.वी. अंजारिया। इस मामले में याचिकाकर्ता एक युवा बिजनेसमैन था जिसका 9 अप्रैल 2007 को एक मोटर वाहन एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में उन्हें इतनी गंभीर चोट आई कि उनका एक पैर कूल्हे के पास से हटाना पड़ा। मेडिकल बोर्ड ने उनकी विकलांगता को 90% बताया था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने उनकी विकलांगता केवल 45% मानी और उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स (ITRS) पर विश्वास न करते हुए बहुत कम मुआवजा तय किया। हाई कोर्ट ने मुआवजा थोड़ा बढ़ाया, लेकिन याचिकाकर्ता उससे संतुष्ट नहीं था और अधिक मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केस में शामिल कानूनी बिंदु।
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मुआवजे की गणना के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए। फंक्शनल डिसेबिलिटी बनाम मेडिकल डिसेबिलिटी। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे के लिए केवल मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखी विकलांगता का प्रतिशत ही मायने नहीं रखता, बल्कि फंक्शनल डिसेबिलिटी देखी जाती है। इसका मतलब है कि विकलांगता का व्यक्ति की कमाई करने की क्षमता पर कितना असर पड़ा है। चूंकि याचिकाकर्ता प्रोस्थेटिक लेग कृत्रिम पैर की मदद से अपना बिजनेस जारी रख सकता था, कोर्ट ने 50% की फंक्शनल डिसेबिलिटी को उचित माना। आय का प्रमाण, यह एक बहुत ही अहम बिंदु है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सीडेंट से पहले फाइल की गई इनकम टैक्स रिटर्न्स टीआरएसआई का एक विश्वसनीय प्रमाण है और उन्हें केवल अनुमान के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आईटीआर के आधार पर याचिकाकर्ता की आय तय की। भविष्य की संभावनाएं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भविष्य की संभावनाओं के लिए अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी, क्योंकि याचिकाकर्ता अपना व्यवसाय जारी रखने में सक्षम था और उसकी कमाई की क्षमता के नुकसान का हिसाब पहले ही कर लिया गया था। भविष्य के चिकित्सा व्यय। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को जीवन भर अपने कृत्रिम पैर के रखरखाव, मरम्मत और बदलने की आवश्यकता होगी। इसके लिए कोर्ट ने भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए एक मुश्त 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकार किया और मुआवजे की राशि को काफी बढ़ा दिया। कोर्ट ने कुल 48,44,790 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही उस पर 6% की दर से ब्याज भी देने को कहा। यह फैसला याचिकाकर्ताओं के लिए एक विशाल जीत थी। तो दोस्तों, आज हमने मोटर एक्सीडेंट क्लेम से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों को समझा। पहले केस से हमें पता चला कि एक्सीडेंट और मृत्यु के बीच सीधा संबंध साबित करना कितना जरूरी है। दूसरे केस ने आय के प्रमाण और फंक्शनल डिसेबिलिटी की गणना पर प्रकाश डाला। उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगा होगा। आप इन फैसलों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं शिखा राजता आपसे फिर मिलूंगी एक नए कानूनी विषय के साथ। धन्यवाद।